आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं। काम की बात लाल की क्लास में आपका स्वागत है और पेश है अंबेडकर नामा। आज सदगुरु रविदास जी की जयंती है और आप सबको बधाई। और आज इस विषय पर चर्चा के लिए मेरे साथ लंदन से अरविंद जुड़े हैं। थोड़ा सा परिचय मैं उनके बारे में करा दूं कि अरविंद जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से अरबिक में बीए उन्होंने किया है। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस में एमए किया है और अभी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से पीएचडी कर रहे हैं। और इनकी जो खास जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, लगातार इनको हम पढ़ते भी रहते हैं, वो है इलेक्टोरल डेमोक्रेसी और जो वोटिंग पैटर्न है इसके ऊपर इनका ज़्यादा शोध है। इनइक्वालिटी, पार्टी सिस्टम, वोटिंग बिहेवियर, इस पे इनकी दिलचस्पी है और इन्हीं विषयों पे ये पीएचडी कर रहे हैं लंदन से। जैसा कि आप जानते हैं कि अंबेडकर नामा की एक मुहिम है कि जो बहुजन नायक हैं उनके जीवन दर्शन के बारे में आपसे परिचय कराया जाए, उनके राइटिंग्स के बारे में बताया जाए। लेकिन इसके साथ साथ जो हमारे बहुजन रिसर्चर्स, एक्टिविस्ट जो कोई अपने फील्ड में अच्छा काम कर रहे हैं, उनसे अभी आपको रूबरू कराया जाए, उनसे भी आपको परिचय करवाया जाए। इसी सिलसिले में मैंने अरविंद से, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में पीएचडी कर रहे हैं, उनसे मैंने बात की थी कि कुछ आपसे चर्चा की जाए। तो आज रविदास जयंती है तो आज तो उनके बारे में ही चर्चा होगी, लेकिन एक विशेष चर्चा इनके शोध को लेकर और भारत में खास तौर से जो वोटिंग पैटर्न है, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं और खास तौर से दलित और बहुजनों की पार्टीज हैं, उस पर हम अलग से चर्चा करेंगे। लेकिन आज चंद सवाल, और वो सवाल है संत रविदास जी के दर्शन को लेकर। वो क्या सोचते थे, किस तरह का समाज बनाना चाहते थे। और खास तौर से मेरी बात लंदन, अमेरिका के कुछ और भी दोस्त हैं जिनसे होती रहती है। और 21वीं सदी के इस दौर में ये सुनने में आ रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डॉक्टर अंबेडकर के विचारों में और संत रविदास के विचारों में भिन्नता देखते हैं। और ये भिन्नता का कारण ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर बौद्ध धर्म स्वीकार किए थे और संत रविदास का रविदासिया धर्म है। तो इसको लेकर बहुत सारा कंफ्यूजन है। पहला सवाल अरविंद से हम यही पूछेंगे, क्योंकि ये समस्या खास तौर से विदेशों से और पंजाब से ज्यादा मेरे पास ये छनकर आई है। तो मैं अरविंद से पहला सवाल यही करने जा रहा हूं कि आप जो एक तरह का एंटागोनिज्म क्रिएट किया जा रहा है और देखा जा रहा है, इसमें कितने मिथ हैं और कितने रियलिटी हैं। ज्यादा लंबा सवाल नहीं, सीधा अरविंद के पास लिए चलता हूं। अरविंद, स्वागत है आपका अंबेडकर नामा में। धन्यवाद प्रोफेसर रतनलाल जी। सभी को सदगुरु रविदास की जयंती पर हार्दिक बधाई। आपसे सीधा आपके सवाल पर आता हूं कि जो लोग कहते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर के विचारों में और गुरु रविदास के विचारों में जो है क्लैश है या विरोधाभास है, वो बिल्कुल वैसा नहीं है। देखिए, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का तो डिफरेंस रहता ही है और डिफरेंस होना भी चाहिए। मीन्स अगर हम दो व्यक्ति हैं तो थोड़ा सा डिफरेंस होगा, लेकिन बहुत ढेर सारी चीजों पर हम लोग एग्री भी करेंगे। अगर जहां तक बाबा साहब अंबेडकर की बात है, तो आप देखेंगे बाबा साहब अंबेडकर ने अपनी किताब अनटचेबल्स, वो जो है 3 संतों को समर्पित किया है। सदगुरु रविदास, नंदनार और चोखा मेला को समर्पित किया है। यहाँ पर जब मैं लंदन में देखता हूँ खासकर, तो यहाँ जो रविदासिया समुदाय है बड़े तौर पर, थोड़ा सा और आप बीच में आ जाएं, आपका पिक्चर कट रहा है, थोड़ा सा बीच में आए, थोड़ा सा। हाँ, मच बेटर, यस। ओके। सो यहाँ जो रविदासिया समुदाय है उसके रविदासिया गुरुद्वारे हैं। सो अब आप रविदासिया गुरुद्वारे में जाएंगे तो वहाँ बाबा साहब की बहुत बड़ी जो है फोटो लगी हुई है। तो ये लोग जो कहते हैं कि जो है कि अंबेडकर और रविदासिया समुदाय में एक विरोधाभास है, वो नहीं है, बल्कि दोनों एक दूसरे के साथ जुड़कर चल रही हैं। इसको
ज्यादातर जो है कहने की कोशिश की जा रही है। हाँ, थोड़ा सा रविदास की शिक्षाओं में, गौतम बुद्ध की शिक्षाओं से थोड़ा सा रविदास आगे ले जाते हैं। मैं आगे के डिस्कशन में बताऊंगा कि कैसे रविदास जो है गौतम बुद्ध की शिक्षाओं से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और वही जो गुरु रविदास गौतम बुद्ध की शिक्षाओं से बहुत आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, उसको जो लोग बहुत स्थिर होके देखने की कोशिश करते हैं कि गौतम बुद्ध के विचारों को एक पवित्रता के सेंस में देखने की कोशिश करते हैं, उन लोगों को दिखाई देता है कि नहीं, जो है वो इन दोनों में, दोनों ही विचारधाराओं में विरोधाभास है। मैं इसको ऐसे देखता हूं कि रविदास उस विचार को पकड़ते हैं और उसमें जो बेहतरीन चीज है उसको उठाते हैं, और जो बेहतरीन नहीं है उसको छोड़ देते हैं। तो जो लोग जो है उन विचारों को पूरा, जो है खराब विचारों को भी नहीं छोड़ना चाहते हैं, उनके लिए लगेगा कि नहीं, जो है वो विचारक उसके विरोधाभास में है। दूसरा, एक तो है काल और संदर्भ का भी फर्क है। हाँ। कि अम्बेडकर सैकड़ों साल बाद पैदा हुए। हाँ। और वो कोलंबिया लंदन यूनिवर्सिटी में पढ़े, तब तक पूरा मॉडर्न लिबरल डेमोक्रेसी का उदय हो चुका था। देख, काल हाँ। संदर्भ अंतर को भी समझा जाना चाहिए। और इसलिए कोई भी विचार स्टैटिक नहीं होता है, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उसमें बदलाव आते हैं अपने संदर्भों के हिसाब से, ये मुझे लगता है। हाँ। और शायद लगता है कि आप सहमति इससे रखेंगे। लोगों का ये कहना है कि कुछ लोग जो है वो ये कहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर को बौद्ध धर्म ना अपना के जो है उनको रविदासिया धर्म अपनाना चाहिए था। लेकिन ये जो है एक केवल उस तरह की बात है, क्योंकि उस समय कोई रविदासिया धर्म नाम की कोई चीज नहीं। ठीक है, तो ये अपने आप में ही गलत अवधारणा है, तो उसके बेसिस पर कोई ओपिनियन बनाना ठीक नहीं है। हाँ, जो है जिस जिस पूरी विचारधारा में सदगुरु रविदास की सदगुरु रविदास और नंदनार, चोखा मेला, कबीर की आइडियोलॉजी आती है, बाबा साहब अम्बेडकर भी उसी में बिलोंग करते हैं। एक चीज, हाँ, देखिए, अगर आप जो है एनहिलेशन ऑफ कास्ट पढ़ें बाबा साहब अम्बेडकर का, तो उसमें आपको दो चीजें दिखाई देंगी। एक तो आपको दिखाई देगी कि वो एक ऐसा टेक्स्ट है जिसमें वो बाबा साहब अम्बेडकर ये बात कह रहे हैं कि वेदों को या पुराणों को का खंडन किया जाना चाहिए। अंत में जब वो समाधान जाति के एनिलेशन ऑफ कास्ट के समाधानों की बात करते हैं, तो वो कहते हैं कि इन चीजों का खंडन किया जाना चाहिए, मतलब उनकी पवित्रता को क्वेश्चन किया जाना चाहिए। या एक तरीके से वो तो सीधा वर्ड यूज करते हैं, डायनामाइट लगा देना चाहिए। तो बेसिकली वो फ्रेजल वर्ब है, मतलब कि जिसका मतलब है कि उसका खंडन किया जाना चाहिए। डायनामाइट का मतलब खंडन होना है, उसकी पवित्रता को क्वेश्चन किया जाना चाहिए। अगर आप इसको गुरु रविदास में देखें, तो गुरु रविदास वो ऐसे विचारक हैं जो बहुत पहले कहते हैं कि चारों वेद किया खंडौती, विप्र करें ताको विप्र करें डडौती। सो वो जो आइडियोलॉजी है, वो आइडियोलॉजी कंटिन्यूटी में है, वो विरोधाभास में कहाँ है। डेफिनेटली। अगर इसको ऐसे देखें, तो अगर अभी अंबेडकर और संत रविदास होते तो उनमें आपस में उतना मतभेद नहीं होता जितना कि वो उनके अनुयायी कई बार मतभेद क्रिएट कर देते हैं। नहीं, अनुयायियों में भी मतभेद नहीं है। अनुयायी मतलब जो खासकर मैं तो यहाँ से जब देख रहा हूं, तो अनुयायी लोग जो है आगे बढ़ के बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाते हैं, उनकी फोटो रखते हैं, अपने यहाँ सारा चीज रखते हैं। थोड़ा सा जो असहमति है, वो असहमति बुद्धिज्म को लेकर है, ना कि अम्बेडकर और रविदास को लेकर है। तो उन लोगों का कहना है कि गुरु रविदास की टीचिंग ही हमारे लिए सफिशियंट है, शिक्षाएं, तो हमें जो है ऑफिशियली बौद्ध धर्म की तरफ क्यों हम जाएं। तो मुझे लगता है कि इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। रीजन ये है क्योंकि जो टीचिंग है गौतम बुद्ध की, वो बहुत ढेर सारी टीचिंग गुरु रविदास में भी है। तो अगर लोग इस बहाने करना चाहते हैं, किसी बहाने करें, क्या दिक्कत होनी चाहिए। मुझे लगता है मैंने एक इंटरनेशनल फोरम पे मैंने कहा भी था, हाँ, कि डॉक्टर अंबेडकर को अपना धर्म परिवर्तन करने में 21 साल लगे। हाँ,
तो 21 साल वो क्या कर रहे थे? उनके लिए सोशल पॉलिटिकल जो मूवमेंट था वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था। हाँ, लगातार वो अधिकारों की बात कर रहे थे, समता रूपी समाज बनाने की बात कर रहे थे। तो उसी तरीके से मुझे लगता है कि अगर आइडियाज के तौर पे लें, दर्शन बेसिक दर्शन के तौर पे लें, तो संत रविदास भी जो है वो समता मूलक समाज की बात कर रहे हैं, बेगमपुरा की बात कर रहे हैं और सबको अन्न की बात कर रहे हैं। हाँ, डॉक्टर अंबेडकर उसको लीगल रूप में संविधान में डालते हैं, वो हाँ, भी समता की ही बात कर रहे हैं। हाँ, तो कोई उस तरह का विरोधाभास या अंतर विरोध मुझे नहीं लगता है। और दूसरी बात यह है कि लोकशाही का एक फंडामेंटल जो रूल है कि सहमतियों के बिंदु तलाश किए जाने चाहिए। अगर 51% सहमति है तो 51% पे आगे बढ़ना चाहिए, 49% को इग्नोर किया जाना चाहिए। हाँ, हाँ, हाँ। ये कहा जाना चाहिए कि जो गुरु रविदास के विचार हैं, वो बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों में भी आते हैं और मेथड में भी आते हैं। तो जैसे एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का जो अम्बेडकर का समाधान है, मैं उस समाधान को जो है रविदास के विचारों में देखता हूँ। बेसिकली मुझे लगता है कि वो जो है, वो आइडिया उनको गुरु रविदास के विचारों से मिला कि रविदास ने कहा कि जो इवन जाति का उन्मूलन होना चाहिए। ये आइडिया ही अपने आप में गुरु रविदास से है कि जो है रविदास ना मानुष बन सके जब तक जाति ना जात, जो उनका आइडिया है, जाति जाति में जाति है, तीन केलन के पात रविदास न मानुष बन सके जब तक जाति ना जात। सो पूरा जो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का आइडिया है, वो आइडिया ही गुरु रविदास का है। और फिर उसका एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। और जो उसका मतलब उसको बाबा साहब अम्बेडकर ने आधुनिक समय में बहुत बेहतरीन ढंग से जो है उसको, जिसको कहते हैं कि बहुत सुंदर तरीके से उसको लिख दिया है कि जो है एक जो जो विचार स्केटर्ड था, जगह-जगह फैला हुआ था, उसको उन्होंने एक जगह कंपैक्ट कर दिया है। तो ये आइडिया अपने आप में कि कास्ट का उन्मूलन होना चाहिए, जाति का उन्मूलन होना चाहिए, वो गुरु रविदास से लेते हैं। और साथ में जो है जाति का उन्मूलन कैसे होना चाहिए, वो जो आइडिया है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में अम्बेडकर का कि जो है जाति व्यवस्था अपनी जो सैंक्टिटी है, रिलीजियस सैंक्टिटी या वैधानिकता है, नैतिक वैधानिकता है, वो धार्मिक किताबों से हासिल करती है। तो उन्होंने कहा कि उसको 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 इस वजह से तोड़ने के लिए सबसे पहले जो उसकी जो उसको नैतिक और धार्मिक नैतिक समर्थन देती हैं जो किताबें, उन्हीं पर सवालिया निशान किया जाना चाहिए। वो सवालिया निशान बाबा साहब अम्बेडकर बताते हैं कि जो है ब्यूटीफुल फ्रेज यूज करते हैं कि डायनामाइट सेट कर देना चाहिए रिलीजियस टेक्स्ट में। उसको गुरु रविदास कहते हैं कि मीन्स चारों वेद किया खनौती, ताको विप्र करे डरौती। अच्छा, एक और सवाल अरविंद, आप लंदन में रिसर्च कर रहे हैं और मुझे लगता है कि जिस तरीके से रविदास पर शोध होना चाहिए था और ज़्यादा, चाहे भारतीय एकेडमिया को देख लीजिए चाहे और भी, जिस तरीके से उनके काम पे ज़्यादा शोध होना चाहिए था, लगता है कि उस शोध में कहीं कमी रह गई है। हाँ, ये जो है ये मैंने एक दो आर्टिकल भी लिखे थे द प्रिंट पर गुरु रविदास पर, हाँ, उसमें भी पढ़ता हूँ। मैंने ये कहा है कि जो है गुरु रविदास पर जितना शोध होना चाहिए था, वो शोध हुआ नहीं है। उसका रीज़न है कि अगर आप पूरे गुरु रविदास की शिक्षाओं को देखें, तो क्यों होना चाहिए इन पर क्यों शोध होना चाहिए था, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट बात है। क्योंकि जब हम बात करते हैं, समानता की बात करते हैं या फिर जो है स्वतंत्रता की बात करते हैं या डिग्निटी की बात करते हैं, मानवीय गरिमा की बात करते हैं, इन सारे मूल्यों की जब हम बात करते हैं, तो एक जो भारत का रिएक्शनरी तबका है, जातिवादी तबका है, वो सीधा-सीधा ये कह के खारिज कर देता है कि ये सारे विचार तो विदेशी हैं और हमें जो है अपना देसी विचार चाहिए, ठीक? तो या कहा जाए कि जैसे पूरा ये जो भारत की में बहस है कि परंपरा बनाम आधुनिकता, ठीक है? तो लोग मतलब इस पे फ़िल्में बनी हैं कि परंपरा, महिमा मंडन बिल्कुल जो है परंपराओं का महिमा मंडन करने की कोशिश की गई है। परंपरावादी या आधुनिकतावादी। सो जो परंपरावाद है, उसको कहा जाता है कि ये भारतीय है, ये आइडिया इंडियन है, इंडिजीनियस आइडिया है। और जो आधुनिकता है ये विदेश से आया है, तो इसको हमको रिजेक्ट कर देना चाहिए।
आप जब गुरु रविदास की शिक्षाओं को देखते हैं, गुरु कबीर की शिक्षाओं को देखते हैं, तो हमें ये दिखाई देता है कि दरअसल जो आधुनिकता है, भारतीय आधुनिकता जिसको हम कहेंगे, वो भारतीय आधुनिकता इन्हीं विचारकों से शुरू होती है। और वो ये हो सकता है कि वो आधुनिकता दुनिया भर में एक साथ शुरू हुई हो। ठीक है? वही 12वीं सदी के आस-पास जो है 11वीं-12वीं सदी के आस-पास पश्चिमी देशों में शुरू होती है और उसी के आस-पास 100-50 साल के अंदर में भारत में भी शुरू होती है। तो ऐसा नहीं है कि आधुनिकता जो है जहाज पे बैठ के चल के भारत में आई, बल्कि वो भारतीय विचारकों में ही रही। बस केवल ये रहा कि उन विचारकों की बातों को बहुत ज़्यादा जो है फैलाया नहीं गया और उसको बहुत मीन्स सरकारों ने, राजाओं ने बहुत पैट्रनेज नहीं दिया, इस वजह से वो विचार दब गए। जहाँ तक अगर मैं गुरु रविदास की बात करें, तो देखिए, अगर मैं आधुनिकता का जो लिटरेचर है, उसके आधार पर बात करूँ तो आधुनिकता को 4-5 तरीकों से समझा जाता है, कि आधुनिकता वो विचार है जो कि अदर वर्ल्डलीनेस मतलब दूसरी दुनिया के बारे में उससे मना करता है कि कोई एक दूसरी दुनिया है। मतलब जिसको हम समझते हैं कि स्वर्ग या नरक का जो हेलो? परलोक, हाँ। परलोक। हाँ, जो दूसरी दुनिया का आइडिया है कि एक दूसरी दुनिया है, स्वर्ग है, एक नरक है। तो इस तरह के आइडिया को जो है आधुनिकता नकारती है, आधुनिक विचार उसको नकारते हैं। दूसरी एक चीज़ जो आधुनिकता में बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है कि आधुनिकता में डिग्निटी ऑफ लेबर का कॉन्सेप्ट है कि जो मानव श्रम है, उस श्रम की महत्वता के बारे में बात की गई है। और मानव श्रम में भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है शारीरिक श्रम। अगर हम देखें तो हमारे यहाँ जो है, जो शारीरिक श्रम है, उसको उसको इनडिग्निफाइड किया गया है। उसको जो है उसको हीन बताने की कोशिश की गई है और जो मानसिक काम है उसको सुपीरियर बताने की कोशिश की गई है। आप अगर अपने खेत में अपने गाँव जाएँ और खेत में कुदाल लेके गोड़ने लगें तो रास्ता चलता हुआ आदमी कहेगा कि अरे आप प्रोफ़ेसर होके जो है खेत में गुड़ाई कर रहे हैं। तो ये जो आइडिया है इसको आप आइडिया से के तौर पर समझिए कि ये आइडिया ही एक्चुअली इनइक्वालिटी का असमानता की बुनियाद होती है। कि मानसिक श्रम करने वाला व्यक्ति बहुत सुपीरियर होता है और शारीरिक श्रम करने वाला व्यक्ति जो है वो इन्फीरियर होता है, वो छोटा होता है। सो गुरु रविदास जो है अगर उनको आप देखिए तो वो क्या कर रहे हैं कि गुरु रविदास जो है शारीरिक श्रम कर रहे हैं कि वो अपनी रोजी-रोटी चलाने के लिए चमड़े का काम कर रहे हैं और वो एक अपने आप में जो माइथोलॉजिकल स्टोरीज़ है कि उनकी शिष्या थी मीराबाई। मीराबाई को लोग कहते थे कि अरे तुम्हारे गुरु तो इस तरह का काम करते हैं। मीराबाई ने उनको कंगन भिजवा दिया था और गुरु ने उस तरह के या कुछ और सोने-चांदी गहने भिजवा दिए थे, लेकिन उन्होंने लेने से मना कर दिया। वो जो ह्यूमन डिग्निटी है कि नहीं मैं जो है खुद अपने आप कमा के ही खाऊँगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है इंडियन आधुनिकता जो है, जो भारतीय आधुनिकता है, वो गुरु रविदास से आती है। तीसरी जो भारतीय आधुनिकता या जो आधुनिकता में इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है अगेंस्ट द आइडिया ऑफ रीबर्थ, पुनर्जन्म के खिलाफ। आप देखिए कि ये बहुत ज़्यादा मतलब उन्हीं के समकक्ष जो दोनों एक-दूसरे को जो है, एक-दूसरे का गुरु कहते थे, गुरु कबीर। उनमें ये बहुत क्लियर कट आता है कि बहुरी नहीं आवना, दोबारा मुझे जन्म नहीं लेना है, मतलब दोबारा कोई दुनिया में आता होता नहीं है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है मतलब वो भी आप देखिए कि जो भारत की ये गुरु परंपरा है या जो गुरु परंपरा है कबीर और रविदास में, वो निकल के आती है, लेकिन वो इनिशियल स्टेज में है कि पुनर्जन्म की अवधारणा को वो खारिज कर रहे हैं। अ, इसके बाद जो है आधुनिकता का एक और बहुत बड़ा एंगल है बहुत बड़ी चीज़ों से डिफाइन किया जाता है, वो है अगेंस्ट द एस्क्रिप्टिव आइडेंटिटीज़, एस्क्रिप्टिव या गिवन आइडेंटिटी। तो वो है कि मीन्स हम जो जो हमारी जो पहचान है, वो पहचान समाज हमको देता है। तो आधुनिकता ये कहती है कि नहीं हमें जो पहचान है, वो पहचान हमारी वो होनी चाहिए, जो पहचान हम
अपने श्रम करके हासिल करते हैं। तो आपकी हमारी पहचान जो है, आपकी पहचान एक प्रोफ़ेसर के तौर पर होनी चाहिए, क्योंकि आपने ये चीज़, ये पहचान श्रम करके हासिल किया हुआ है। आपकी एक पहचान धर्म की पहचान है, जाति की पहचान है, वो पहचान आपने जो है, आपको समाज ने दिया हुआ है, बर्थ बेस्ड वो आपको मिली हुई है। सो आधुनिकता कहती है कि ये जो बर्थ बेस्ड लोगों की पहचान है, इसके आधार पर किसी का मूल्यांकन नहीं होना चाहिए। किसी को जो है, किसी के भी चीज़ों का मूल्यांकन नहीं होना चाहिए। अगर आप इसको गुरु रविदास में देखें, तो देखें कि मतलब वो सीधा कह रहे हैं कि रविदास न जन्म के कारणे को न हो नीच, और नीस ओछे कर्म से होत नर नीच। सो वो आइडिया मतलब क्लियर कट जो इनिशियल स्टेज में है 12वीं-13वीं सेंचुरी में इंडिया में, कि जन्म के कारण जो है कोई नीच नहीं होता, कर्म मतलब जन्म उसका पहचान नहीं है, देती है, वो कर्म उसका पहचान है, जो कर्म वो करेगा उसके आधार पर उसकी पहचान होनी चाहिए। ये एक बड़ी चीज़ है उनमें। एक जो इंडियन, खासकर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है गुरु रविदास के बारे में, कि वो इंडियन जो ट्रेडिशन है उसमें भारतीय ज्ञान परंपरा है, भारतीय ज्ञान परंपरा में ब्राह्मणिक ज्ञान परंपरा बहुत ज्यादा डोमिनेट करती है। तो जिसको हम लोग ब्राह्मणिज्म कहते हैं, बेसिकली एक्चुअली वो एग्जैक्टली जाति के बारे में नहीं बात की जाती, वो एक पूरी ज्ञान परंपरा है। वो ज्ञान परंपरा की जो बुनियाद है, वो बुनियाद है कि बर्थ बेस्ड सुपीरियरिटी की बात वो करता है, मतलब जन्म के आधार पर वो किसी को भी ऊंचा-नीचा वो उसके बेसिस पे जन्म के आधार पर वो आइडेंटिफाई करता है, कौन ऊंचा होगा, कौन नीचा होगा। और ये तीनों में होता है, मनुष्यों में भी करता है, प्राकृतिक चीज़ों में भी करता है, और जो है इवन यहाँ तक जानवरों में भी करता है। तो मनुष्यों में तो सभी जानते हैं कि जो है पूरा टेक्स्ट बता देता है कि जो है ब्राह्मण कैसे सुपीरियर हैं। गुरु रविदास के बाद ही अ, तुलसीदास आए, जिन्होंने उल्टा बिल्कुल गुरु रविदास के कहा कि जो है पूजो विप्र सकल गुण हीना, पूजो न शूद्र चाहे होए ज्ञान प्रवीणा, कि मीन्स ब्राह्मण को चाहे कितना ही दीन ज्ञानहीन हो उसकी पूजा की जानी चाहिए, और शूद्र कितना भी जो है ज्ञानवान हो उसकी पूजा नहीं की जानी चाहिए। गुरु रविदास ने इसके उल्टा कहा था कि जो है तो हाँ, तो मैं उस पर आता हूँ। तो अगर आप देखें, तो ये तो एक हो गया कि मानव के बीच में जो है असमानता पैदा करने की बात जो इंडियन ब्राह्मणिक ट्रेडिशन में रही है, ब्राह्मणिक ज्ञान परंपरा में रही है, कि कुछ मानव जो ब्राह्मण है, वो जो ब्राह्मण माँ-बाप से जन्म लेते हैं, वो सुपीरियर होते हैं। इसको जो है गुरु रविदास बहुत खंडन करते हैं, उनके ढेर सारे दोहे सबको इंटरनेट पे मिल जाएँगे। दूसरी चीज़, गाय को लेकर बहुत ज़्यादा बातचीत चलती है कि गाय को सुपीरियर और इंफीरियर, मीन्स गाय को इंडियन पॉलिटिक्स में देखिए कैसे बाकी जानवरों के से जो है सुपीरियर कर दिया गया, और ये जो है ये दरअसल जो ब्राह्मणिक ज्ञान परंपरा है उसकी ये मेथोडोलॉजी है, वो ऐसे ही करती है कि वो ढेर सारी चीज़ों में वो बिना के ऊँचा-नीचा किए किसी को जो है वो मान नहीं सकती है। फिर आप नदी को देखिए कि नदियों में जो है गंगा नदी को पवित्र घोषित कर दिया गया, यमुना नहीं पवित्र है। ये पूरा पानी यमुना पिलाएगी, ढेर सारी नदियाँ पिलाएँगी। वो गाय को लेकर ज़्यादा जो है उस समय तो नहीं कुछ क्लियर कट वो मिलता है, लेकिन आप नदी को लेकर देखिए बहुत क्लियर कट आइडिया है गुरु रविदास में कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, कि अगर जो है मैं मन से शुद्ध हूँ तो जहाँ का भी पानी उठा लूँ वही जो है पवित्र है मेरे लिए। तो आप मतलब ये जो आइडिया ये पूरी तरीके से मीन्स आधुनिकता का आइडिया है, और ये आधुनिकता का आइडिया लोगों को, मैं चूँकि इस पर काम नहीं हुआ इंडिया में, तो लोगों को पता भी नहीं चला, और मैं इसी वजह से कह रहा हूँ कि इस पर काम होना चाहिए, इस पर लिखा जाना चाहिए। हम लोग तो लिख ही रहे हैं, बाकी लोगों को भी जानना चाहिए। उससे ये पता चलेगा कि आपको कि नहीं भाई, समानता का जो है, जो विचार है, वो भारतीय विचार है। भारतीय विचार भी है, जितना वो विदेशी विचार है। जितना विदेशी विचार है, उतना वो भारतीय विचार भी है। बस केवल ये है कि उसको उसको जो कहने वाले थे, उसका जो प्रचार-प्रसार करने वाले थे, उन प्रचार-प्रसार करने वालों से वो 2 कदम दरअसल उनके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बोला गया।
और अब जब बोला जा रहा है तो उस पर बात होनी चाहिए। एक चीज़ और मैं इस कड़ी में ऐड कर दूँ कि एक जगह जो है जहाँ गुरु रविदास मैं मेरी जो रीडिंग है, वहाँ जहाँ जिस जगह पे गुरु रविदास अ, बुद्धिज़्म और ब्राह्मणिज़्म से हट के आगे निकल के आ जाते हैं और वो बहुत बेहतरीन उनको बनाती है। वो है कि आप अगर बुद्धिज़्म को देखेंगे और ब्राह्मणिज़्म को भी देखेंगे, तो उसमें माँग कर खाने को बहुत ग्लोरीफाई किया गया है। यस। बुद्धिज़्म में भी भंते लोग जो है माँग के ही खाने का कॉन्सेप्ट है। इस जगह पर ये एक ऐसा पॉइंट है, जहाँ पर जो भारतीय मध्यकालीन जिसको हम कहते हैं कि संत परंपरा है या गुरु परंपरा है, गुरु रविदास और ये सारे लोग उसका बिल्कुल खंडन करते हैं और वो अपना जो रोज़गार है, जो काम है, छोटा-मोटा जो भी उनका काम है, उस काम को वो करते हैं और राजाओं से पैट्रनेज लेना कि राजा जो है संतों को कह देते थे, हाँ, अब आपको इतनी ज़मीन दे दी गई, अब आप आराम से रहिए और जनता की चिंता मत करिए, हमारी महिमा मंडन में कहानियाँ लिखिए, दोहे लिखिए। वो वाला काम जो है, वो बिल्कुल नहीं करते। आप ये ढेर सारे और जो विचारक हैं उस समय के तमाम जो मीन्स आप देखेंगे जायसी वगैरह से लेकर तमाम वो जो उसके आस-पास के जो इस तरह के विचारक हैं, उन लोगों में ये सब कमियाँ पाई जाती हैं। ये पहले भी ज्ञान परंपराओं में कि लोग जो है राजा ने कहा कि आपको इतनी ज़मीन दे दी गई, आप आराम से रहिए। जब राजा से कि आप ज़मीन लेके उस पर जो है खेती करवा के उससे उससे खा रहे हैं, तो राजा की गलत नीतियों का कैसे कोई विरोध कर कर देगा? ये चीज़ जो है ये ये बहुत यूनिक बात है कि ये भारत के जो ये मध्यकालीन जो जो हमारे गुरु रविदास, कबीर, नंदनार, चोखा मेला ये सारे जो इस धरा के जो विचारक हैं, उनमें ये इस चीज़ का विरोध है कि जो है मैं खराब ढंग से ही रहूँगा, लेकिन तो मैं अपना कमा के खाऊँगा, ना तो मैं माँगने जाऊँगा और ना ही मैं किसी राजा रजवाड़े के जो है भरोसे रहूँगा। चलिए तो अरविंद कुल मिला-जुला के अगर देखा जाए, पूरी अगर हुँ। 2500 साल का अगर आप इतिहास उठाकर देखें तो दर्शन जो है गौतम बुद्ध के बाद रविदास संत रविदास का जो दर्शन है या कबीर का दर्शन है वो एक कदम आगे बढ़ रहा है, उसमें अंतर्विरोध नहीं है। आगे अंतर्विरोध नहीं मतलब हाँ, जैसे एकदम सिंपल सी बात है कि आपको अगर जो है कुछ जहाँ जहाँ वो लोग जैसे मैं इस चीज़ को आज मानने के लिए नहीं तैयार हूँ गुरु रविदास को समझने के बाद, कि मैं ये नहीं कहूँगा कि लोगों को बौद्ध भिक्षु बन के लोगों के यहाँ जो है माँग के खाना चाहिए। ये आइडिया बिल्कुल खराब है मतलब अनएक्सेप्टेबल है और गुरु रविदास वग़ैरह वहाँ से आगे निकले, जो कि बहुत वेलकमिंग स्टेप है, बहुत अपने आप में रिवॉल्यूशनरी रिवॉल्यूशनरी स्टेप है। एक चीज़ और जो मैं इस लाइन में जोड़ना चाहता हूँ कि अगर आप देखें मीन्स रविदास के विचारों को समझे कि वो एक आइडियल स्टेट बेगमपुरा की कल्पना करते हैं। जो आप मीन्स जब ग्रीक फिलोसोफर्स को हम पढ़ते हैं या बाद में मॉडर्न अर्ली मॉडर्न फिलोसोफर्स को पढ़ते हैं उन लोगों में ये एक आदर्श राज्य की परिकल्पना की जाती है कि जिसमें कोई भूखा ना रहे, किसी को कोई दुःख ना हो, कोई कष्ट ना हो। ये इस तरह का विचार इनमें इनमें आता है। इनमें ये कोई विचार नहीं है कि गुरु रविदास के विचारों में ये विचार नहीं है कि हम एक ऐसा राज्य बना दें जहाँ जो है हम जो लोग इधर नीच रहे वो उधर सुपीरियर हो जाए और जो उनको बाकी को परेशान करें। इस तरह का कोई उनमें विचार नहीं है। उनमें जो है प्रॉपरली ये कॉन्सेप्ट है कि जो है आप एक ऐसा राज्य बनाया जाना चाहिए जहाँ पर सारे लोग जो है सारे हैं, लोग बराबर समभव ना हों हो। और सबको सबको जो है बेगमपुरा मतलब बेगम पर्शियन भाषा का शब्द से आता है जिसका मतलब होता है कि बेगम मतलब बिना दुःख का शहर। तो ऐसा शहर बनाया जाए, बिना दुःख का शहर बनाया जाए। इसके साथ ही एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि रविदास जो है ऐसे सारे लोगों को साथ लेकर चलते हैं, चलने की बात करते हैं। वो जो बेगमपुरा उनकी कविता है, उसको अगर आप देखेंगे तो वो कहते हैं कि जो तू शहरी मीत हमारा, सो हुँ, अगर तुम हमारे शहर में रहने के लिए तैयार हो, तो तुम ही हमारे मित्र हो। सो कोई भी व्यक्ति जो कि इक्वालिटी या
इक्वलिटी या इनजस्टिस के खिलाफ जो है लड़ने की बात करता है, या उस तरह के के समाज में रहने की, उस तरह के राज्य में रहने के लिए तैयार होता है, या उस तरह की जो विचारधारा है कि जहाँ सब लोग समान होंगे, कोई दुख नहीं होगा, उस तरह के में जाने के लिए जो कोई भी तैयार है, उसको वो कहते हैं कि वो मित्र हमारा है। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। ये भी देखिए कि इसको आप लार्जली जो है बुद्ध के आइडिया मैत्री से कनेक्ट कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं कि जो उनका आइडिया मैत्री है। और फिर मिस मॉडर्निटी में जो आइडिया फ्रेंच रिवॉल्यूशन में आता है फ्रेटर्निटी, कि आपस में भ्रांतित्व होना चाहिए, जो समान विचारधारा के लोग हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है गुरु रविदास के विचार, जो कि मुझे लगता है इन सारी चीजों को एक्सप्लोर किया जाना चाहिए। चलते चलते एक आखिरी सवाल, और अगर आपको रेकमेंड करना हो, हमारे बहुत सारे साथी अम्बेडकरनामा सुनते हैं और काफी सुनते हैं, एक तो उनके लिए भी कुछ आप कहिए, और आप अम्बेडकरनामा देखते हैं कि नहीं देखते हैं वो भी बता दीजिए दोस्तों को। और चलते चलते एक सवाल यही कि आपको किताबें अगर रिकमेंड करना हो, आपका लेख हमने पढ़ा है और प्रिंट में छपा था, और कोई किताबें सजेस्ट करना हो तो कौन कौन सी किताबें आप सजेस्ट करेंगे? देखिए, एक तो जो है मैं आपका अम्बेडकरनामा देखता हूँ, और बाकी लोगों को भी रेकमेंड करूंगा कि उन लोगों को लगातार देखना चाहिए। मीन्स अलग-अलग इसके ढेर सारे एपिसोड जो है देख के अपना ज्ञानवर्धन करना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि आपने किताबों के बारे में बात की है, तो इस पे एक बहुत बेहतरीन किताब है जो लोग सबको पढ़ना चाहिए, वो है गेल ऑम्बेड की किताब सीकिंग बेगमपुरा। वो अपने एक रिवॉल्यूशनरी किताब है, उसके साथ मेरी एक बहुत सुंदर सी याद जुड़ी हुई है, कि वो किताब मैं जब पहली बार खरीदा, तो उसको आधा पढ़ डाला था, और कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक सेमिनार में मैं गया हुआ था। सो यूजुअली मैं दिल्ली में जब कभी चलता था, तो किताब कोई हाथ में लेके चलता था, क्योंकि बस में बैठते हुए आप एक चैप्टर पढ़ लिए, कहीं बस जाम में फँस गई तो आपका काम हो गया, एक आध चैप्टर पढ़ लिए, कहीं फ्री जितना भी आपको बाकी जगहों पर अगर आप फ्री हैं तो उस समय पढ़ लिए। वहाँ एक सज्जन मुझे जो है कर्नाटक के मिल गए, और उन्होंने वो बिल्कुल जो है जिद पकड़ लिए, कहे कि ये किताब मुझे दे दो आप। और वो किताब मात्र जो है 180 या डेढ़ 150 ऐसे कुछ रुपए की थी, 180 रुपए की ही थी। मेरे साथ दुविधा ये हुई कि मेरे पास जो है, मैं उनकी जिद को मैंने कहा आप खरीद लीजिए सर, बुक तो अवेलेबल है यहाँ दिल्ली में। कहे नहीं, 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 मैं यही लूँगा। और मैं मैं कहा कि मैंने कहा ठीक है आप ले लीजिए, लेकिन तो वो मुझे 500 रुपए दिए। मैंने कहा सर मेरे पास तो पैसा है नहीं, चेंज है ही नहीं, मैं कहाँ से दूँगा? तो उन्होंने कहा नहीं, आप जो है पैसा रख लीजिए, लेकिन किताब मैं यही लेके जाऊँगा। और वो किताब वो लेके चले गए। फिर बाद में मैंने वो दूसरी बुक खरीदा, सीकिंग बेगमपुरा, वो आज भी मेरे पास है। और जेएनयू में प्रोफेसर राजेश पासवान ने पीएचडी किया है गुरु रविदास पर। आजकल वो हिंदी डिपार्टमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, तो लोगों को डॉक्टर वो मनोज दहिया ने भी किया है, कल उन्होंने एक प्रोग्राम दिया था, एक लेक्चर दिया था। डॉक्टर मनोज दहिया हैं, हाँ, मनोज उन्होंने, दहिया को भी के बारे में भी मैं जानता हूँ, लेकिन मैंने जिनके वो हाँ, काम मैं जानता बहुत ढेर सारे लोगों को हूँ, लेकिन जिनके काम को पासवान हमने जी किया है, उसके बारे में मैं कहूँगा कि जो है एक इन्होंने किया हुआ है। और हिंदी जगत में चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु ने इस पर काम किया है, गुरु रविदास पर, उनको पढ़ लेना चाहिए। कमल भारती जी ने भी इस पर काम किया है, उनको भी पढ़ना चाहिए। एकेडमिक जगत में 2 काम हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग हैं, वो है सीकिम बेगमपुरा गेल-ऑम्बेड का, और जो है राजेश पासवान का पीएचडी थीसिस उस पर, उसको पढ़ना चाहिए। चलिए, शुक्रिया अरविंद, आपसे फिर मुलाकात होगी। बहुत मजा आया, बहुत कुछ जानने को भी मिला। मैं इतिहास का छात्र हूँ, प्राचीन भारत पढ़ाता हूँ, हिंदी साहित्य में भी थोड़ा बहुत लिखता हूँ, और बहुत अच्छी जानकारी मिली। फिर आपसे मुलाकात होगी। और दोस्तों, अम्बेडकरनामा एक मुहिम है, कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अम्बेडकरनामा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच सुनाइए। यहाँ काम की बात होती है, रेफरेंस के साथ बात होता है, कोई कपोल कल्पना कथित बातें नहीं होती है। आज अरविंद ने हमें एनलाइटेंड किया, और मुझे लगता है, महसूस हो रहा है कि इसको आप सुनेंगे तो आप भी एनलाइटन महसूस करेंगे। शुक्रिया आप सबका। फिर अगले एपिसोड में मुलाकात होगी। शुक्रिया अरविंद, थैंक यू। थैंक यू।